हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल जॉइंट। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सीरीज जो है होगी हमारी एम लक्ष्मीकांत जो बुक है उस पर बेस होगी। पर उस पर हमने काफी ऐड ऑन किया है जहाँ चीजें डिस्क्राइब नहीं है। ठीक है, और उसको हमने ऐड किया है। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा पिक्चराइजेशन किया है हमने, जिससे पिक्चराइजेशन से ये होगा आपको समझने में और याद करने में आसानी रहेगी, याद रहेगी आपको चीजें। ठीक है, तो एक स्टोरी की तरह चलाएंगे इसको। आपको सिर्फ सुनते जाना है, ईयरफोन लगाइए और सुनिए कहानी। हमें भी मजा आएगा सुनाने में। इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प करने में आसानी होगी। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो ब्रिटिशर्स थे 1600 ईस्वी में, 1600 एडी में इंडिया में आ गए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे। ठीक है, कि हम व्यापार करने आएंगे। हमारे राजा राजा जो थे उस टाइम के, उनको भी मजा आ गया, भाई हाँ ठीक है कंपनी आई है, विदेशी लोग आए हैं, टैक्स मिलेगा, ट्रेड करने। तो इन्हें इन्हें क्या पता था बाद में इन्हें हटा के खुद ही बैठ जाएंगे गद्दी पे। ठीक, तो उन्हें भी मजा आ गया था, भाई पैसे मिलेंगे। तो क्वीन इलिजाबेथ उस टाइम पे फर्स्ट जो थी, उस टाइम पे ब्रिटेन की रानी थी, उसने एक्सक्लूसिव राइट दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई आप इंडिया में आप लोग ही ट्रेड करोगे। अच्छा याद रखिए, एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ ब्रिटेन का दिया था, फ्रांस फ्रांस का नहीं दे सकती है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन की रानी फ्रांस का कहाँ से दे देगी। ठीक, तो जो बाकी बाद में देखा जाए तो फ्रेंच की और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बहुत सारी कंपनी आई थी। ठीक है, तो जो ब्रिटेन का एक्सक्लूसिव राइट इनको मिला हुआ था, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। ठीक है, 1765 ये एक लैंडमार्क पॉइंट था। इसमें क्या हुआ, कंपनी को दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट क्या होता है भाई, रेवेन्यू कलेक्ट, टैक्स कलेक्ट करने का राइट उस एरिया में। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया इनको। इनके मौज हो गई भाई, जमीन की जमीन मिल गई, उससे टैक्स भी आएगा। और सिविल जस्टिस उस और तो और भाई वहां के भाई जज बन के बैठ गए कि भाई जो सिविल जस्टिस होएगा उस एरिया का वो भी हम करेंगे। ठीक है, जो सिविल केसेस होंगे वो हम देखेंगे। तो इस पॉइंट पे कंपनी का टेरिटोरियल पावर का हम एक्सपेंशन देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप था ये। और ये फर्स्ट स्टेप हुआ कब, बैटल ऑफ बक्सर से। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1964 में हुई थी। सॉरी 1964 में नहीं, 1764 में। देखो मैंने तो 2 साल 200 साल बढ़ा दिए डायरेक्ट। अच्छा, ये बैटल ऑफ बक्सर यहाँ देख लीजिए। बैटल ऑफ बक्सर में जो कि 1764 में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जिनको जिसको लीड किया था हेक्टर मुन्रो ने लीड किया था इस कंपनी को उस टाइम पे बैटल में। और अगेंस्ट में थे मीर कासिम जो कि नवाब था बंगाल का, और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और मुगल एम्परर शाह आलम उस टाइम पे। इन तीनों ने मिलकर सोचा यार ब्रिटिश को हरा लेते हैं, आखिरी मौका है, ट्राई कर लेते हैं। तो हो जाएगा तो फिर बांट बुटा लेंगे, जैसा भी होगा बाद में बंदोबस्त कर लेंगे तीनों मिलके। पहले इनको तो भगाए, पर क्या हुआ, भगा नहीं पाए ये लोग, है ना। तो उल्टा ही पड़ गया। ऊपर से इनको दीवानी राइट भी देने पड़े। तो दीवानी राइट किसका आउटकम था, बैटल ऑफ बक्सर का। दीवानी राइट में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जगह पे भाई टैक्स अभी कंपनी कलेक्ट करती थी, और वहां के सिविल मैटर भी देखती थी। तो कंपनी के तो अरे बाप मजे ही मजे हो गए। 1858 में जो सिपोही म्यूटिनी हुई, जो रिवोल्ट हुआ था 1858 का, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने जो कंपनी का रूल था खत्म कर दिया और डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ठीक है, जो डायरेक्ट कंट्रोल और चला हमारा 1947 15 अगस्त मतलब आजादी तक, फिर ब्रिटिश क्राउन का राज किया। कंपनी को खत्म कर दिया गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में। ठीक, आगे चलता है। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री का है, हमें पॉलिटी पढ़नी है ज्यादा, तो हिस्ट्री में तो घुसते ही जाएंगे, खत्म ही नहीं होगी कभी, मजे आने लग जाएंगे हमको, है ना। तो जो, हाँ कहाँ थे, हाँ 1858 में भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन, आजाद हो गए हम लोग। आजाद होने के बाद अब क्या हुआ, भाई आजाद हो गए, अब देश चलाने के लिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना पड़ेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ेगी, पहले भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो। तो 1964 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, और उसने 4 साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। जनवरी 26 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मतलब क्या है अब भाई, ब्रिटिश ऐसे तो गए नहीं, 200 साल ऑलमोस्ट राज करके गए। तो ब्रिटिश के जो लॉ कानून थे उस टाइम पे, उनके रूल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखी जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे तो असर चला नहीं जाएगा। वही वाली बात है ना, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, तो उसी हिसाब से ये भी चलेगा।
अच्छा, सर्टेन इवेंट जो है भाई, अच्छे बड़े बड़े इवेंट हुए ब्रिटिश राज के अंदर, जिसमें बहुत कानून है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है। फिर उसके बाद 1935 का एक्ट भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है काफी। मतलब ये तो बेस स्ट्रक्चर ही कहा जा सकता है, काफी इसमें से लो लिए गए हैं हमारे नियम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो काफी चीजें आई जो फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्रिटिश के अंदर में चली, वो हमने इसमें से लिया है। ठीक। और हमारी इन्फ्लुएशन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, जो लॉ और रेगुलेशन चले। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देख लेते हैं अभी धीरे धीरे करके। तो फर्स्ट टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको। पहला तो कंपनी रूल, जो 1773 से 1858 से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ इन्होंने कानून पे कानून, कानून पे कानून पास किए अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो इनको देखेंगे। फिर देखेंगे क्राउन रूल, जो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्राउन रूल आ गया था। तो 1858 से आज़ादी तक जो इन्होंने रूल पास पास करके हमारे को, क्या बोले, चलो छोड़ो क्या बोलूं। तो अच्छे से हमारी खातिरदारी इन्होंने जो करी थी। ठीक। तो वो इसमें कानून है, तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, कमेंट करके बताना कि भाई बनाऊं नहीं बनाऊं आगे। मैं तो बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी। तो बताओगे तो हम मैं बनाऊंगा। अरे मजाक कर रहा था यार, फिर भी बना दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू।